चलो, ये आरसी एकेडमी की ओर से उत्तराखंड इतिहास की 9वीं क्लास है, जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास में पूरा प्रजातियों को अभी पढ़ रहे हैं। जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, वो जो इससे पहले जैसा हमने जो है क्या है, इससे पहले कोल और किरात प्रजातियों के बारे में पढ़ा है। तो उत्तराखंड की बहुत पूरा प्रजातियां बोल सकते हो या प्राचीन प्रजातियां बोल सकते हो, उनमें कोल, किरात और खस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो खस प्रजाति है, इनकी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाकू टाइप के या योद्धा टाइप के जो इनको माना गया है, कुछ इतिहासकारों ने ऐसे बताया है। अगर देखें खस प्रजाति के लिए तो सबसे पहले जो है उत्तराखंड क्षेत्र में कोल प्रजाति के लोगों ने जो है शासन किया है। जो कोल प्रजाति के लोगों ने यहाँ पे शासन करे थे तो किरात आए और किरातों ने इन्हें जो है कोल प्रजाति के लोगों को पराजित किया, और ये कोल प्रजाति के लोग जो है हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में रहने लग गए और यहाँ पे किरातों का क्या होने लगा, उत्तराखंड क्षेत्र में शासन होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो किरात क्षेत्र थे, किरातों के बाद यहाँ पे कौन आए, खस प्रजाति के लोग आए और खसों ने किरातों को पराजित किया और किरात लोग जो है फिर दुर्गम क्षेत्रों में रहने लगे। और खस और किरात जो है मतलब किरात और कोल जो है मिक्स रूप से रहने लगे और एक नई संस्कृति का भी इन्होंने नई संस्कृति को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र है आपका, कुमाऊं गढ़वाल है, यहाँ पे खसों का शासन होने लग गया। इन्होंने किरातों को यहाँ से युद्ध में पराजित करके यहाँ से हटाया था। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि जो खस प्रजाति है, इन्हें 1885 में अंग्रेजों के टाइम में जो है इन्हें सूद का जो है वो भी दी गई, संज्ञा दी गई है ना। यानी अंग्रेजों के टाइम में 1885 में जो है सूद प्रजाति का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था सूद प्रजाति का दर्जा, आप लोगों ने सुना होगा। देखिए सूद क्या होता है, एक तो मतलब जो क्या होता है योद्धा, सूद वो होते थे जो योद्धा, और क्या होते थे, व्यापारी होते थे। आप लोगों ने सुना होगा, एक नाम सुना होगा सोनू सूद, तो वो पंजाबी है। सोनू सूद एक एक्टर है जो पंजाबी फिल्म जो क्या कहते हैं आपके फिल्मों में काम करते हैं, साउथ के फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने, और क्या कहते हैं बॉलीवुड के फिल्मों में भी काम किया। वो सोनू सूद पंजाब से, तो पंजाब में भी सूद प्रजाति या सूद शब्द का जिक्र देखने को मिलता है। और महाभारत में इन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। अब देखो भाई, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था किसने, खस प्रजाति के लोगों ने। आप देखना यहाँ पे हमने क्या कहा था, इन्होंने सूद प्रजाति कहा था, इन्हें योद्धा कहा जाता। क्यों, आप लोग देखें, पहले तो इन्होंने खसों ने किरातों को पराजित करके यहाँ से हटाया है ना। उसके बाद ये महाभारत में भी क्या कर रहे हैं, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन महाभारत में कौरवों की ओर से जो इन्होंने युद्ध लड़ा, इसका जिक्र कहाँ मिलता है। देखो, महाभारत का एक आता है सभा पर्व, आप इसको याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें होती है, ऐसी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहाँ पे किसका जिक्र मिला है या कहाँ पे किसका वर्णन मिला है। महाभारत का एक सभा पर्व होता है। महाभारत में टोटल 18 पर्व है, 18 पर्वों का वर्णन है। उसमें से ये क्या था आपका, महाभारत का दूसरा पर्व है। जो महाभारत का दूसरा पर्व है, इसी दूसरे पर्व को क्या कहा जाता है, सभा पर्व कहा जाता है। इस महाभारत के दूसरे पर्व में क्या है, एक तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि राजसूय यज्ञ, एक तो मतलब राजसूय यज्ञ के बारे में जो है दूसरे पर्व में लिखा गया, या फिर आप सभा पर्व में लिखा गया महाभारत के। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ नगर का भी इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं, जो उत्तराखंड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है, तो जीके की और बातों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तराखंड के लिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कि इसी सभा पर्व में कहा गया था कि जो खस प्रजाति के लोग थे, खस प्रजाति के लोगों ने क्या किया था, मतलब महाभारत में कौरवों की ओर से क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था, कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बात है भाई। ठीक, लोग गढ़वाल और कुमाऊं, आप लोगों ने देखा गढ़वाल और कुमाऊं है ना। उत्तराखंड में अभी भी कितने मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं 2 ही मंडल है। तो गढ़वाल मतलब जहाँ पे गढ़वाली भाषा बोली जाती है, कुमाऊं मतलब जहाँ पे कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। उसी आधार पर पहले तो इसको बांटा गया था, भाषा के आधार पर। तो गढ़वाल और कुमाऊं में जो सबसे पहले जो यहाँ पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ है ना, क्या हुआ, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो हुआ है वो किसके टाइम में हुआ था, खसों के टाइम में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में जो है किसके टाइम में हुआ था, किस प्रजाति के टाइम में हुआ था, तो खस प्रजाति के टाइम में हुआ था। तंगा, या फिर आप बोल सकते हो बांस के जंगलों में निवास करने वाली प्रजाति। देखो, प्रजाति भी कहा जाता है। देखो, खस प्रजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक तो तंगा भी बोलते हैं खस प्रजाति को, और दूसरा बांस के जंगलों में निवास करने वाली प्रजाति भी इनको ही कहा जाता है। संभवतः जो बांस के जंगल होते थे वहां पे अपने घर या झोपड़ी वगैरह बनाते थे और उसी क्षेत्र में क्या करते थे, ये निवास भी करते थे, इसलिए बांस के जंगलों में निवास करने वाली प्रजाति भी इन्हें कहा जाता है। व्यवसाय की बात करें,
व्यवसाय, पशुपालन और कृषि। व्यवसाय क्या था इनका? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। अब कुछ विद्वान जो है ये भी कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि हमने जो सूद प्रजाति का दर्जा दिया है 1885 में, तो सूद जो है किसे कहा जाता है? तो योद्धा या व्यापारी को सूद कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं ना उनको भी सूद कहा जाता है। सूद का अर्थ जो शाकाहारी भी होता है। और उसी आधार पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो पशुपालन और कृषि करते थे, लेकिन शिकार पर ये ज्यादा वो जिक्र इनका कुछ मिलता नहीं है खास, इसलिए जो ये इस आधार पर भी इनका नाम हो सकता है सूद की। ये क्या तो शाकाहारी हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन, तो ये धार्मिक जीवन कैसा था इनका कि ये जो है क्या करते थे? नाग पूजा करते थे, नाग पूजा, है ना। नाग पूजा के अलावा जो है ये नरसिम्हा पूजा करते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे? प्रकृति के पुजारी भी थे, यानी कि प्रकृति की पूजा भी करते थे। प्रकृति की पूजा मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए, वन हो गए, जंगल हो गया, है ना, इनकी पूजा भी करते थे। तो ये प्रकृति के प्रेमी भी थे और प्रकृति के क्या थे? ये पुजारी भी थे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण। इसके अलावा ये क्या करते थे? जैसे भूत प्रेत होती थी, आत्माएं होती थी, तो उनको भी ये बहुत मानते थे और भूतों की जो है पूजा भी होती थी यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम थोड़ी देर पहले क्या करते थे, एक बात कर रहे थे कि इस समय जो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। क्यों हुआ बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार? क्योंकि जो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, भारत, पूरे भारत में क्या हुआ, एक बार बौद्ध धर्म की जो लहर से आ गई थी। उसका कारण ये था कि हमारे हिंदू धर्म में जो है जादू, टोना और टोटके, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र विद्या बहुत ज्यादा होने लगी थी, और इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़ के लोग बौद्ध और जैन धर्म को जो अपनाने लगे। तो बौद्ध धर्म को इसीलिए अपनाने लग गए थे लोगों को ना। हालांकि बाद में वो चीजें कम हो गई, पूजा पाठ, भूत प्रेत, तो बाद में फिर से जो हिंदू धर्म में लोग जो कन्वर्ट होने लग गए थे, है ना। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अक्षाधिपति। एक नाम सुना होगा अक्षाधिपति। पता है कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर में क्या था? छादीपति कार्तिकेयपुर में शासन करते थे कौन? छादीपति, है ना। जो ये छादीपति थे ये किस प्रजाति के थे? खस प्रजाति के थे। कक्षाधिपति भी कई जगह लिखा होता कक्षाधिपति, लेकिन ये कक्षाधिपति कौ से ही बनता है, तो इसीलिए अगर अक्षर को देखो तो अक्षर कैसे टूटना, अ, है ना, श और अ, है ना, ऐसे बनता है। तो इसीलिए इसको जो कक्षाधिपति, अक्षाधिपति बोलते हैं। तो कहीं पर कक्षाधिपति भी होता लिखा, अशुद्ध लिखा, छादीपति ऐसे करके लिखा जाएगा। तो जो ये छादीपति थे मध्य हिमालय के कार्तिकपुर में इनका क्या रहता था? शासन रहता था, जो खस प्रजाति से संबंधित थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा, है ना, इसका जो वर्णन है, इसका वर्णन या इसका जिक्र कहाँ मिलता है? काव्य मीमांसा में मिलता है, काव्य मीमांसा। और ये काव्य मीमांसा किसकी रचना है? ये काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो राजशेखर की है ना, राजशेखर। तो आप ये बोल सकते हो कि राजशेखर की काव्य मीमांसा में ये चीज कहा गया है कि मध्य हिमालय के जो कार्तिकेयपुर वाला जो क्षेत्र था वहां पे किसका शासन हुआ करता था? छादीपति का शासन हुआ करता था। तो ये प्रश्न भी इस तरीके से बनता है कि कार्तिकेयपुर में छादीपति का शासन हुआ करता था, जो खस प्रजाति से संबंधित है। इसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो काव्य मीमांसा में। और ये काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर। या फिर पूछेगा राजशेखर के अनुसार ही बोल देगा यहाँ पे। तो ये प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। करें तो प्रथाएं देखी जाए तो प्रथाएं क्या थी इनमें? सबसे पहली अगर हम प्रथा देखें तो घर जवाई प्रथा। तो घर जवाई प्रथा आप जानते होंगे कि जहाँ पे क्या होता है कि पुरुष सीधा महिला के घर में रहता है। महिला मतलब जब पुरुष और महिला की शादी होती है तो पुरुष जो है महिला के ही या लड़की के ही घर में जब रहता है शादी के बाद, तो उसको पुरुष को क्या बोलते हैं कि वो घर जवाई है। तो इसी को हम घर जवाई प्रथा बोलते हैं। पशु बलि प्रथा, जो ये पशु बलि प्रथा है, आपको पता होगा कि पशुओं की जो है देवी देवताओं के सामने जो है बलि दी जाती थी, जिसमें क्या होता था कि जैसे अभी भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है पशु बलि प्रथा। तो पशु बलि प्रथा क्या होती है कि जहाँ पे क्या होता है, जैसे देवी देवता, कोई बारिश नहीं हो रही, काफी लंबे टाइम से कुछ गलत सलत हो रहा है, तो लोग सोचते थे कि यार हमारे जो देवी देवता वो नाराज हो गए, तो वहाँ पे पशु बलि देने पड़े, तो किसी पशु की क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी, है ना। इसके अलावा अगली प्रथा आती है, यहीं पर टेकुआ प्रथा होगा लिखा, वैसे ज्यादातर आपको टिकुआ प्रथा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टिकुआ प्रथा, तो ये टिकुआ प्रथा क्या होता था कि जब एक महिला क्या करती है, एक महिला जो होती है उस महिला का अगर पति मर जाए तो महिला क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है ना। तो जो विधवा महिला होती है, विधवा महिला क्या होती है? अपने पति के मरने के बाद अपने पति के ही घर में जो है रहती है ना, अपने पति के ही घर में रहती है। और घर में रहने के बाद क्या करती है? वो वैध या अवैध रूप से जो है किसी दूसरे पुरुष को जो अपने यहाँ पे घर में रहने की अनुमति देती है, तो उसी को क्या कहते हैं? टिकुआ प्रथा कहते हैं। तो याद रखना क्या होती है टिकुआ प्रथा, कि जब कोई महिला का पति मर जाए यानी कि विधवा हो जाए, तो विधवा महिला क्या करती थी? अपने ही घर में जो है रहती थी, मतलब अपने पति के ही घर में रहती थी, और अपने पति के घर में रहकर जो है किसी भी पुरुष को अपने साथ रहने के लिए वैध रूप से अवैध रूप से यानी मान्यता देके, अपने पति की मान्यता देके या फिर ऐसी जो है अपने साथ रखती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? टिकुआ प्रथा कहा जाता था। चौथा आएगा झझोला
या कहीं पे इसी को होगा लिखा हुआ झटोला प्रथा, है ना। झजोला प्रथा में क्या होता है कि जब कोई स्त्री होती है वो अपने पति को छोड़कर जो है दूसरी शादी करती है ना, या फिर क्या कहते हैं विधवा भी हो सकती है वो, और कोई ऐसी स्त्री भी हो सकती है जिसका अपने पति से जो है, जिसको हम बोलते हैं कि तलाक हो जाए, और तलाक के बाद जो है ये दूसरे व्यक्ति से या दूसरे पुरुष से शादी करती है। तो जो पहले वाला पुरुष होगा, पहले वाले पुरुष की संतान, यानी कि पहले पति की जो संतान होगी, या पहले पति का जो पहला पुत्र होगा, उसी को क्या कहा जाता है, झजोला कहा जाता था, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के एक बार फिर से सुन लो कि अगर कोई स्त्री क्या करती है, दूसरी शादी करती है, तो दूसरी शादी करने के बाद जो उसका पहले वाला जो पति था, उस पति का जो पहला पुत्र होगा, पहले वाले पति का पहला पुत्र होगा, उसी को क्या कहा जाता था, उसी को झजोला या झटोला कहा जाता था, और इसी को झजोला या झटोला प्रथा कहा जाता था, है ना। देवदासी प्रथा, देखो ये देवदासी प्रथा, इसके ऊपर तो कई फिल्में भी बनी है। देवदासी प्रथा में क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता था या कोई महिला पुरुष है, उनकी जो संतान होती थी, तो उनके संतान में जो पहली लड़की होती थी, पहली लड़की या फिर आप बोल सकते हो कन्या, उस कन्या को क्या दिया जाता था, मंदिर में दान दिया जाता था, तो वो लड़की क्या बन जाती थी, देवदासी बन जाती थी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो लड़की जो देवदासी बन जाती थी, वो कभी अपने जिंदगी भर जो है शादी नहीं करती थी, और भगवान की भक्ति में या देवी देवताओं की भक्ति में ही क्या हो जाती थी, लीन रहती थी। तो इसी को देवदासी प्रथा कहा जाता था, ठीक है। वो लड़की क्या हो जाती थी, देवदासी हो जाती थी, ठीक है। प्रथा, जेठो प्रथा, ये जेठो प्रथा जो है अभी भी कुमाऊं गढ़वाल में और जौनसार में, रवाई जौनपुर में प्रचलित है जेठो प्रथा। अभी मैं बताता हूँ कैसे जेठो प्रथा जो है प्रचलित होती है, अभी भी प्रचलित है। देखो जेठो प्रथा क्या होती है या क्या थी कि जो क्या होता था किसी भी परिवार में, यानी कि आप ये बोल सकते हो पारिवारिक संपत्ति बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप बोल सकते हो परिवार की जो संपत्ति होती थी, उस संपत्ति में जो बड़ा पुत्र होता था, बड़ा पुत्र का जो हिस्सा होता था, बड़े पुत्र का हिस्सा होता था वो छोटे पुत्र की तुलना में अधिक होता था, है ना। जैसे आपके 4 पुत्र है, किसी के 2 पुत्र है या 3 पुत्र है, 4 पुत्र होते हैं, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका हिस्सा सबसे ज्यादा होता था, इसी को जेठो प्रथा कहा जाता था। अभी भी क्या होता है, रवाई जौनपुर कुमाऊं या गढ़वाल में भी और जौनसार में, खास करके जौनसार में भी, जैसे कोई परिवार होता, बड़ा परिवार होता, किसी के चाचा ताऊ या किसी का बड़ा बेटा है, या इनमें क्या हो रहा है कि लड़ाई हो गई और आपका परिवार जो बंट रहा है ना, आपकी संपत्ति जो बंट रही है आपस में, तो क्या होता है कि पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है, जो जेठा पुत्र होता था, यानी जेठा पुत्र, ये देखो जेठो प्रथा उसी को बुलाते हैं, बड़ा पुत्र होता था, उसको एक हिसाब से ये कहा जाता है कि भाई एक चीज जो जेठा होने के नाते जो तुझे एक एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो तू छांट, तू वो अपने मर्जी से छांटता है, और अपने मर्जी से छांटता है, और बाकी वो एक चीज छांट लेगा, उसके बाद जो बाकी की संपत्ति है उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ये अभी भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस समय। तो आपको ध्यान रखना है कि जेठो प्रथा किसमें प्रचलित थी, तो ये भी खस प्रजाति में प्रचलित थी, देवदासी प्रथा, झजोला प्रथा, टिकुआ प्रथा, पशु बलि प्रथा और घर जवाई प्रथा, ये सारी की सारी प्रथा जो है क्या है आपकी खस प्रजाति में प्रचलित थी। इसके अलावा देखना आप लोग इतिहासकार का नाम सुना होगा, बी.डी. सरकार का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बी.डी. सरकार ने कहा कि जो ये खस प्रजाति है ना, ये खस प्रजाति जो है क्या करती थी, कश्मीर में रहती थी, यानी कि कश्मीर के क्या है, ये निवासी है। खस प्रजाति क्या है, कश्मीर के निवासी है, और बताया जाता है कि कश्मीर में इनको क्या कहा गया है, खक कहा गया है ना, और संभव तो ये खक का ही क्या हुआ होगा, खस हुआ होगा, है ना। तो ये इन्होंने बी.डी. सावरकर ने कहा कि ये खस प्रजाति के लोग थे, ये कश्मीर के निवासी थे, ठीक है। तो ये आपकी खस प्रजाति थी। तो खस प्रजाति के लिए सारे के सारे जितने भी पॉइंट बनाए आप बताए वो याद रखना। इससे पहले जो है कोल और जो किरात प्रजाति उनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो इसके बारे में भी 2 वीडियो आपके पीछे बनी है, और इसके पहले की जो पूरा प्रजातियां हैं इनसे पहले की वीडियोज भी डली हुई है सारी की सारी। इससे पहले का जितना भी इतिहास है उत्तराखंड का वो सब पढ़ा रखा है। इसके बाद जो है आपका, आप लोगों ने सुना होगा क्या कहते हैं, कुनिंद, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश जिसको बोलते हैं, है ना। हम इसके बाद जो अगली वीडियो में लेकर आएंगे कुनिंद वंश को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पूरा मैप से देखेंगे ज्यादातर इतिहास को अब इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।